हालांकि उससे पहले उसे एक नया पालतू जानवर बुलाना चाहिए। लाल पत्थर की पटिया के पास जाकर उसने दादाजी माँ से कहा, दादाजी माँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, दादाजी माँ का कैटटेल पंखा एक जादुई हथियार की तरह है, हर लहर एक दरवाजा बुला सकती है। बहुत बड़ा, यह दरवाजा अभी वाले जंगली सुअर से बहुत बड़ा है। टैन जोयन ने अपने सिर के ऊपर काले दरवाजे को देखा और उसके दिल में बहुत शक हुआ, आखिर उसने क्या बुलाया है। साथ ही उसकी कुछ उम्मीदें और कुछ चिंताएं भी थीं। यह क्या होगा? अगर यह इतना बड़ा है तो इसे कैसे पाला जा सकता है? जैसे ही टैन जोयन सोच में डूबा हुआ था, अचानक काले दरवाजे में एक पीली आकृति दिखाई दी। धीरे धीरे जमीन पर गिरने के बाद टैन जोयन ने साफ देखा कि यह एक पक्षी था, एक बहुत बड़ा पक्षी, और 3 या 4 लोगों का इसकी पीठ पर खड़े होना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले उसने सोचा कि उसके पास एक उड़ने वाला माउंट होगा। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि इसकी नस्ल स्वर्ग का पक्षी थी। उसने वू तियानक्सिन के पक्षी संग्रह में पक्षी की इस नस्ल को देखा था। मैं सोच रहा हूं कि क्या इस पक्षी को देखकर वह इतनी बड़ी हो सकती है। यह देखने के बाद कि यह एक बड़ा पक्षी है, सभी लोग फिर से अप्रेजल मशीन के पास इकट्ठा हो गए। नाम B100035, वजन 0.253 किलोग्राम से 253 किलोग्राम, ताकत 311 किलोग्राम, गति 26 मीटर। एस कौशल गाना, आवाज सुंदर हो जाती है जो सुनने वाले की याद में सबसे सुंदर चीजें जगा सकती है, आत्मा को शुद्ध कर सकती है और आत्मविश्वास जगा सकती है। साउंड अटैक हमला करने के लिए म्यूजिकल नोट्स को बुलाता है, जिन्हें अलग अलग इफेक्ट पैदा करने के लिए आसपास की आवाजों के साथ जोड़ा जा सकता है। भाषाएं सीख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, अपना साइज बदल सकता है। दिव्य हथियार पीपा में बदल सकता है। पीपा बनने के बाद यह यूजर की साउंड के बारे में क्षमता को बढ़ा सकता है। इसे बजाकर साउंड अटैक और प्यूरिफिकेशन पावर का इस्तेमाल कर सकता है और अपने आप उड़ सकता है। मूल्यांकन, विशाल दिव्य नृत्य। 96 चैप्टर 96 परमानंद गॉड बीस्ट। कोई रास्ता नहीं, आप उसे बुला सकते हैं। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि स्पाइडरमैन क्या है, लेकिन उन्हें यह पता था कि गॉडबीस्ट्स क्या हैं। गॉडबीस्ट क्या है? टैन जोयन ने पूछा। गॉडबीस्ट एक तरह का जानवर है जो दिव्य हथियार में बदल सकता है और वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। क्यों जिन ने कहा, यह एक एनीमे का जानवर है। हो, कभी नहीं देखा। एनीमे चीज के बारे में ज्यादा सोचे बिना टैन जोयन ने इसकी स्किल्स को फिर से कंफर्म किया और खुशी से कहा, यह मेरी ध्वनि क्षमताओं को बढ़ा सकता है। यह एकदम सही है। क्यों जिन ने सिर हिलाया। हाँ, यह विशेष रूप से आपकी क्षमताओं के अनुकूल है, जैसे कि यह आपके लिए कस्टम मेड था। इस पक्षी की स्किल्स काफी हद तक टैन जोयन से जुड़ी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि यह एक उड़ने वाला जानवर भी हो सकता है। टैन जोयन ने कहा, यह पूरी तरह वैसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह किस तरह के पीपा में बदल जाता है। मुझे अभी भी यह सीखने की जरूरत है कि पीपा कैसे बजाया जाता है। टैन जोयन ने बचपन से ही कभी पीपा को खुद नहीं देखा था, इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। ऐसा लगता था कि उसे इसके पीपा रूप का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। हालांकि उसकी काबिलियत से सीखने का समय कम हो सकता है, फिर भी इसमें काफी समय लगेगा। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि भविष्य में यह उसका सिग्नेचर वेपन हो सकता है, इसलिए उसे इसे सीरियसली लेने की जरूरत थी। इसके साथ आप स्वर्ग के अवशेष और पृथ्वी की कमी बन सकते हैं। क्यों जिन ने मजाक में कहा, जैसे फिल्मों में सोनिक अटैक का इस्तेमाल करते हैं। शायद आप लायन रोअर ट्राई कर सकते हैं। उनकी बातें सुनकर टैन जोयन को वह सीन याद आया जहां किसी ने एक पल में सिगरेट खत्म की और फिर लाउडस्पीकर पर शेर की दहाड़ का वर्षन बजाया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, और जब मेरे पास हथियार है तो मैं अपने मुंह का इस्तेमाल क्यों करूं? उस तरह की लड़ाई न तो अच्छी लग रही थी, न ही उसकी काबिलियत के लिए या इस नए बुलाए गए बड़े पक्षी के लिए सही थी। क्यों जिन ने पूछा, आप इसका क्या नाम रखने जा रहे हैं? टैन जोयन ने पहले ही इस पर विचार कर लिया था और कहा, चलो इसे एलिसियम कहें। स्वर्ग के पक्षी का एलिसियम। इसकी जाति के बारे में जानने के बाद टैन जोयन ने पहले ही यह नाम सोच लिया था और उनके लिए हमेशा खुश रहने की कामना की थी। यह बोलना भी सीख सकता है, यह आश्चर्यजनक है। टैन जोयन ने एक बार फिर ध्यान से इसकी स्किल्स की जांच की। जियोपी, तुम्हारा दूसरा नया पार्टनर भी साइज बदल सकता है। यह सुनकर शियाओपी ने राहत की सांस ली और खुशी से उछल पड़ी। उसने सोचा था कि यह नया छोटा भाई हमेशा इतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन पता चला कि यह और भी बड़ा हो सकता है। अब उसे राहत मिली, वरना अपने साइज के साथ खुद को हराना, जो सिर्फ स्किल्स से ही बड़ा हो सकता है, आसान होता। म्याऊ, यह म्याऊ पास नाम की बिल्ली थी। यह फिर से म्याऊ म्याऊ कर रही थी। यह बच्चा सिर्फ दूध पीता था और म्याऊ म्याऊ करता रहता था। यह थोड़ा परेशान करने वाला था। जियाओपी म्याऊ कुई के पास गया, जो उसे दूध पिला रही थी, और सोच रही थी कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो कैसा दिखेगा। जैसे कि उसके संदेह को देखते हुए मियाओ कुई ने शियाओपी से कहा, यह बड़ा नहीं होगा, यह केवल इतना ही बड़ा हो सकता है। पिका शियाओपी को अचानक लगा कि यह छोटी बिल्ली बहुत बेचारी है और उसने इसे अपना छोटा भाई मान लिया और उसे और क्रिस्पी नूडल्स खाने दिए। बड़ा न होने का मतलब यह नहीं है कि वह मोटा नहीं हो सकता, वह जितना बड़ा होता है उतना ही मजबूत होता है। यह वह सिद्धांत था जो जियाओपी ने रुई का आकार प्राप्त करने के बाद समझा था। फिर शियाओपी सफेद बादल के पास गया। यह कॉटन कैंडी जैसा दिखता था और इसे याद था कि इसने पिछले महीने कॉटन कैंडी खाई थी।
जैसे ही शियाओपी चुपके से उसे छूने वाला था, बादल की आंखें अचानक खुल गईं। पाई। शियाओपी चौंक गई और उसकी आवाज ने भी सबका ध्यान खींचा। सोंग जियांग ने सफेद कुत्ते के बादल को जागते हुए देखा, उसके सामने बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, सफेद कुत्ते के बादल ने उसे छूने की पहल की। क्या वह मुझे गले लगाने वाला था? हालांकि उसका शरीर ठंडा और ताजा था, लेकिन सोंग जियांग को अपने दिल में गर्मी महसूस हुई। क्या यह बच्चे होने का एहसास है? ई जियोबाई, नमस्ते। तो फिर मैं क्या कहूं? सोंग जियांग परेशान था, उसे नहीं पता था कि बच्चों को कैसे सिखाना है। पिका पिकाचू ने सोंग जियांग की जांघ पर हाथ मारा और उसे स्ट्रॉ से दूध की एक बोतल दी। शियाओ पी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जियोबाई, दूध पी लो। सफेद कुत्ते के बादल ने अपने एनीमे मुंह से दूध पिया जो इस दुनिया के स्टाइल से मेल नहीं खाता था। और सोंग जियांग वहीं खड़ा बिना हिले डुले देख रहा था। क्यू जिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। वह अब यह नहीं देखना चाहता था कि सोंग जियांग नए जन्मे बच्चे के साथ कैसे बात करता है। यह देखना थोड़ा अजीब था। वह किरबी वाला आदमी अभी तक नहीं उठा था। ऐसा लग रहा था कि वह और भी गहरी नींद में सो रहा है। इस समय बूढ़े आदमी माँ ने कहा, आप लोग सचमुच भाग्यशाली हैं। आपने अद्भुत लोगों को बुलाया है। मुझे आशा है कि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। उनके माता पिता नहीं हैं। जब वे अपनी आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले आपको देखते हैं, इसलिए आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, उनका ख्याल रखना होगा और उन्हें दुखी या दुखी नहीं होने देना होगा। भले ही उनके शरीर बड़े हैं, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी बच्चे ही हैं। आपको उन्हें पढ़ने और अच्छे से बढ़ने देना होगा। मुझे विश्वास है कि आप भविष्य में निश्चित रूप से सबसे अच्छे पार्टनर बनेंगे। ऐसा लगता था कि ओल्ड मैन माँ इन जानवरों से बहुत प्यार करते थे। बूढ़े आदमी, माँ, हम करेंगे। उन्होंने कसम खाई और गारंटी दी, हम उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हम उनके साथ परिवार जैसा व्यवहार करेंगे। यह अच्छा है, यह अच्छा है। बूढ़े आदमी माँ रॉकिंग कुर्सी पर लेट गए। इसी समय एक और व्यक्ति सामने के दरवाजे से अंदर आया और बीच में फर्श पर एक बड़ा बर्ड ऑफ पैराडाइज सो रहा था। बूढ़े आदमी माँ ने कहा, मैं इसे ले जाने में आपकी मदद करने के लिए जियाओ बु को वापस बुलाऊंगा। शियाओ बु वह व्यक्ति था जिसने अभी अभी जंगली सुअर को लेविटेशन का इस्तेमाल करके भगाया था। कोई जरूरत नहीं है दादा माँ, आपको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। टैन ज़ोइन ने कहा, हम इसे ले जा सकते हैं। कि जिंग वहां गया और एलिसियम को अपनी स्लीव स्पेस में रख दिया, जिसमें एक बड़ा एरिया और काफी ऑक्सीजन थी। साथ ही टैन ज़ोइन ने ध्यान से एक माहौल भी बनाया था, इसलिए अभी के लिए यह ठीक रहेगा। टैन ज़ोइन ने क्यूई जिंग से कहा, मुझे भी अंदर ले आओ। क्या होगा अगर एलिसियम जाग जाए और उसे कोई न दिखे? ठीक है, मैं हर समय आपकी स्थिति पर ध्यान रखूंगा। बोलने के बाद क्यू जिंग ने टैन ज़ोइन को भी स्पेस में डाल दिया। आजकल के बच्चे सचमुच अद्भुत हैं। बूढ़े आदमी माँ ने आह भरी, आप सामने के दरवाजे से बाहर जा सकते हैं। अलविदा अलविदा। बूढ़े आदमी माँ अलविदा। कॉरिडोर से होते हुए वे सामने के दरवाजे की लॉबी में वापस आ गए। फ्रंट डेस्क पर बैठी महिला ने उनसे जाकर बिल चुकाने को कहा। यह अभी भी फेशियल रिकॉग्निशन था। क्यू जिंग ने टैन ज़ोइन को भी सीधे पैसे दे दिए, उसे बाहर आने नहीं दिया। यान चेंग, हमने आज और 5 पॉइंट बचाए, क्या तुम खुश नहीं हो? सोंग जियांग ने यान चेंग से कहा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यान चेंग ने अपना फोन निकाला और उसकी ओर इशारा किया, मैं बहुत खुश हूं, आज पैसा खर्च करने का सही दिन नहीं है। उसके जबरदस्ती वाले एक्सप्रेशन को देखकर सोंग जियांग ने अपना बादल बुलाकर उसका सिर ढक लिया। तुम्हारा चेहरा इतना गुस्से में देखकर काला पड़ गया है, चलो मैं तुम्हें ठंडा करता हूं। तुम छोटे बदमाश, जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? थोड़ा बाईं ओर। ठीक है। उनकी बातचीत देखकर फ्रंट डेस्क पर बैठी महिला ने बीच में कहा, क्या आप स्टूडेंट्स कुछ पेट फूड खरीदना चाहेंगे? इसमें सोर्स पावर एलियन फूड है और जब उन्हें एबिलिटीज मिलेंगी तो वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वे जितना अधिक खाएंगे उनका शरीर उतना ही मजबूत होगा। क्या तुम्हारे पास बादलों के खाने के लिए कुछ है? हाँ, एक दूसरी दुनिया में मिस्ट क्लाउड मॉन्स्टर नाम का एक जीव है। वे पहाड़ों की चोटी पर उगने वाले वाइन स्पिरिट हनीड्यू को खाना पसंद करते हैं। उसे भी इसे खाना पसंद होगा। सच में है। यह बस महंगा लगता है। यान चेन ने विषय बदल दिया, मिस, स्टोर में इतने कम लोग क्यों हैं? क्या बहुत सारे लोगों को नहीं आना चाहिए? 97 चैप्टर 97। वह बहन जिसने मुझे धोखा दिया। बात कुछ ऐसी है, सेमेस्टर शुरू हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और ज्यादातर फ्रेशर्स को अभी तक हमारे पेट स्टोर के बारे में पता नहीं है। इसके अलावा उनके पॉइंट्स अभी भी काफी कम हैं और टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल करना काफी महंगा है, इसलिए ज्यादा लोग नहीं आते हैं। बड़े स्टूडेंट्स ने तो लगभग सभी अपने पेट्स को पहले ही बुला लिया है। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही बुला सकता है, इसलिए वे भी नहीं आएंगे। हालांकि अगले महीने नए स्टूडेंट्स की बड़ी संख्या में आमद होगी, इसलिए हाल के दिन काफी शांत हैं। क्या हमें और पेट सप्लाई खरीदने का मौका लेना चाहिए? नहीं तो जब समय आएगा तो आपको लाइन में इंतजार करना पड़ेगा। यान चेंग बस अपने घायल दिल को शांत करने के लिए उस लड़की से बात करना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे पेट सप्लाई दी जाएगी।
बिना कुछ बोले उसने अपने पीछे इशारा किया और कहा, मैंने जो जंगली सुअर बुलाया था उसे पहले ही चिड़ियाघर भेज दिया गया है। मुझे कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उन्हें खरीदने दो। युवती ने अपनी नजर पीछे की ओर घुमा ली, यह देखकर कि वह फिर से पिचिंग शुरू करने वाली है। मियाओ कुई ने जल्दी से पूछा, बहन, दादाजी माँ ने सबसे शक्तिशाली पालतू जानवर कौन सा बुलाया है? फ्रंट डेस्क पर बैठी महिला ने उसे घूरा। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे बीच में टोकने की? उसने फिर भी कर्तव्यनिष्ठा से कहा, सबसे मजबूत एक फीनिक्स था, सबसे बड़ा वह स्लाइम था जिसने आंगन को कुचल दिया था, और सबसे छोटा एक माइक्रोऑर्गेनिज्म होना चाहिए। क्योंकि यह दिखाई नहीं देता इसलिए हमें पक्का नहीं पता, लेकिन फीनिक्स और किलिन जैसे पौराणिक जानवरों के लिए भी हमारी दुकान में उनके लिए जरूरी खाना और औजार हैं। कुछ खरीदने के बारे में क्या ख्याल है? यह महंगा नहीं है। कुछ कैटनिप ट्राई करने के बारे में क्या ख्याल है, या कुछ दूध जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा हो? क्या कहते हो हैंडसम? वह सच में एक डेडिकेटेड फ्रंट डेस्क वर्कर थी जो हमेशा बातचीत को सेल्स की तरफ मोड़ देती थी। आखिर में फ्रंट डेस्क लेडी के बहुत मनाने के बाद मियाओ कुई ने बिल्ली के बच्चों के पीने के लिए थोड़ा दूध खरीदा और सोंग जियांग ने भी थोड़ा खरीदा, लेकिन उसने वाइन स्पिरिट हनी नहीं खरीदा, वह बहुत महंगा था, वह उसे खरीद नहीं सकता था। क्यू जिंग ने कुछ अजीब फल खरीदे और उन्हें अपनी जगह पर रख दिया। मिस अप्रेजल मशीन के नाम में एबीसी सीक्वेंस का क्या मतलब है? क्या यह उनकी क्षमता को दिखाता है? जब वे ध्यान से सामान चुन रहे थे, यान चेंग, जिसे कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ फ्रंट डेस्क पर बैठी महिला से बात कर सकता था। युवती ने कहा, यह सीक्वेंस उनकी स्पीशीज को दिखाता है। सी उन जानवरों के लिए है जो असल में धरती पर मौजूद थे, जैसे आपका जंगली सुअर, साथ ही खरगोश, पैरामीशियम और इसी तरह के दूसरे जानवर। बी का मतलब है खास काबिलियत वाले जानवर, जैसे बिल्ली और पक्षी। ए का मतलब है फैंटेसी के जीव, जैसे कि वह गुलाबी गेंद और सफेद बादल जिसे आपका क्लासमेट पकड़े हुए है, साथ ही फीनिक्स, किलिन, ड्रैगन और दूसरी प्रजातियां। फिर डी है जो दूसरी दुनिया के जीवों के लिए है, लेकिन आमतौर पर कोई भी उन्हें बुला नहीं सकता। वे सभी दूसरी दुनिया से डेटाबेस में इकट्ठा किए जाते हैं। आमतौर पर ज्यादातर लोग सी और बी टाइप के होते हैं। तुम्हारे क्लासमेट थोड़े ज्यादा लकी हैं। तुम्हारे जैसा कोई होना आम बात है। निराश मत हो, आज बस किस्मत खराब है, कोई बड़ी बात नहीं है। युवती की बात सुनकर यान चेंग को बहुत अच्छा लगा। वह लड़की बहुत अच्छी इंसान थी, बहुत दयालु थी। तो क्या आप भी कुछ खाना खरीदना चाहेंगे ताकि उनके पालतू जानवरों के साथ अच्छा रिश्ता बन सके? भविष्य में आपको उनकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। यान चेंग, जो अभी थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, यह सुनकर फिर से उदास हो गया। तो आप मुझे कुछ बेचना चाहते थे? तुमने मेरी भावनाओं को बर्बाद कर दिया। धत तेरी की, मैं बिना पालतू जानवर के भी उनसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। दो मुट्ठियां चार हाथों को नहीं हरा सकती, नौजवान। क्या तुम सच में कुछ खरीदना नहीं चाहते? नहीं, यान चेंग ने सीना फुलाकर स्टोर से बाहर निकल गया और ताकतवर होने का नाटक किया। सोचो, उसने मेरी भावनाओं को धोखा दिया। वह नफरत भरी औरत जो सिर्फ सेल्स के बारे में सोचती है। वह अपना फोन बाहर ले आया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या देखे। 7 अगस्त कुछ भी अच्छा दिन नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दादाजी माँ सच में एक फीनिक्स को बुला लेंगे। पेट स्टोर से बाहर निकलते समय उन्होंने उस लड़की की बताई खबर पर चर्चा की। और एक किलिन, यह तो बहुत ज्यादा है। ये पौराणिक जानवर असल में उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितना कहानियों में कहा जाता है ना? शायद आखिरकार वे काल्पनिक जानवर हैं। भले ही वे कमजोर हों, फिर भी उन्हें मजबूत होना चाहिए। मेरी किस्मत इतनी अच्छी क्यों नहीं है? यान चेंग ने आसमान की ओर चिल्लाया, यह बुरा नहीं है। आपका जंगली सुअर पैरामीशियम से कहीं ज्यादा ताकतवर है। भाड़ में जाओ। हा, यान चेंग इतना दुखी था कि सब लोग उस पर हंस रहे थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम भविष्य में जीवों को बना सको और उन्हें अनगिनत बार बुला सको। हाँ, आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। यान चेंग ने अपना सिर उठाया, मैं भी यही सोचता हूँ। भविष्य में तुम्हारे सारे पालतू जानवर मेरे होंगे। महम महम महम। दोपहर उन्होंने कैंपस ए के कैफेटेरिया में खाना खाया और बातें की। यान चेंग और उसके दो दोस्त एक टेबल पर थे और की जिंग और तान जोयिन दूसरी टेबल पर थे। फैंग शेंग, जल्दी से देखो कि क्या जायल अभी तक जाग गई है। अभी नहीं, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि टैन जोयिन को खाने के लिए बाहर आना था, इसलिए सिर्फ जिले ही क्यूई जिंग की जगह पर सो रही थी। टैन जोयिन जिले को लेकर चिंतित था और बार बार क्यू जिंग से उस पर कड़ी नजर रखने के लिए कह रहा था। यह कितना दुख की बात होगी कि कोई जिंदगी इस दुनिया में अभी अभी आई हो और पहली बार बिना किसी के अपनी आंखें खोले। आज चलो यहाँ लेवल 1 ट्रायल करते हैं और फिर ए डिफरेंट डायमेंशन गेट के पीछे लिंगजियाओ सिटी चलते हैं। कैसा रहेगा? आज के लिए यही प्लान था। क्यू जिंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि काबी मेज पर सो रहा है। ऐसा लगा कि उन्हें उनके जागने का इंतजार करना चाहिए और उनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। क्या उन्हें अब भी लिंगशियाओ शहर जाना चाहिए? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पालतू जानवरों को बुलाना इतनी परेशानी वाली बात होगी। उन्हें अचानक जीवन का बोझ महसूस होने लगा। जब शियाओपी पहली बार पैदा हुई थी
तो की जिन की मां ने ज्यादातर उसकी देखभाल की थी। उसे अचानक अपनी जिंदगी में एक नई जिंदगी आने का एहसास नहीं हुआ था। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। हालांकि टैन ज़ुओयिन ने ऐसा कहा, फिर भी वह दोनों पालतू जानवरों के साथ रहना चाहती थी। टैन ज़ुओयिन को देखते हुए, जिसका मन पूरी तरह से इन दो नई जिंदगियों पर था, क्यू जिंग ने कहा, चलो पहले अ डिफरेंट डायमेंशन गेट पर नहीं चलते। चलो आज उनके साथ कुछ अच्छा समय बिताते हैं। हम्मर टैन ज़ुओयिन ने खुशी से सिर हिलाया। फैंग शेंग, तुम बहुत अच्छे हो। खाने के बाद 5 लोगों का ग्रुप बोटैनिकल गार्डन पहुंचा जहां लेवल 1 ट्रायल था। तो लेवल 1 ट्रायल ऐसा है। यह बहुत मुश्किल लग रहा है। यान चेंग ने आ भरी, मुझे लगा कि यह आसान होगा। क्यू जिंग ने कहा कि यह मुश्किल नहीं है, यह पूरी तरह से स्कैम है। सोंग जियांग ने कहा उसकी ताकत के साथ, बेशक यह मुश्किल नहीं है। यह हमारे लिए अलग है। उस आदमखोर घास और उस तेज मधुमक्खी को देखो, हम दोनों में से किसी से भी नहीं निपट सकते। उस प्रेयरी भेड़िए का तो जिक्र ही नहीं। जल्दी देखो, स्टेज पर जाने की बारी की जिंग की है। आखिरकार हम इस आदमी की ताकत देख सकते हैं। मियाओ कुई ने बड़ी स्क्रीन की ओर इशारा किया, जिस पर क्यूई जिंग को शुरुआती जगह पर इंतजार करने के लिए कहा गया था। क्यू जिंग ने अपने हाथ में दूध वाली चाय नीचे रखी और कहा, देखो मैं चाय पीते हुए ट्रायल पास करता हूँ। जल्दी मत करो, संभल कर रहो, टैन ज़ुओयिन ने किनारे से कहा। ठीक है, उसने काबी की तरफ देखा, जो अभी भी यहाँ सो रहा था, और जिले की तरफ, जो जागने वाला लग रहा था, फिर धीरे धीरे ट्रायल की शुरुआती जगह की तरफ चल पड़ा। 98 चैप्टर 98 घास का ट्रायल पास करना शुरू करना। लाउडस्पीकर से इंचार्ज की आवाज आई कि जिंग घास पर नहीं भागा, बल्कि ट्रेनिंग ग्राउंड की स्थिति को समझने के लिए अपने ऑब्जर्वेशन हकी का इस्तेमाल किया। 100 मीटर के अंदर कोई खतरा नहीं था, सिवाय आरी के आकार की घास के जो इंसान की स्किन को काट सकती थी। लेकिन क्यूई जिंग अंदर नहीं गया, बल्कि उसने अपने शरीर पर 6 मेरिडियन को वाइब्रेट करके स्केल्ड डेमन विंग्स की एक जोड़ी को बुलाया। पानी जैसे नीले पंखों की इन जोड़ी ने उसे इन पौधों और इलाकों को नजरअंदाज करने दिया। यान चेंग, जो बाहर से देख रहा था, चिल्लाया, वाह, मैंने पहली बार क्यू जिंग के पंख देखे हैं। वे बहुत बड़े हैं। कि जिंग ने मौके से छलांग लगाई और सीधे फिनिश लाइन की ओर दौड़ पड़ी। नीचे के कीड़े और पौधे उसे बेबस होकर उड़ते हुए देख रहे थे। हवा में कुछ ततैया के डंक ने ही की जिंग को रोका, लेकिन इससे पहले कि वे मधुमक्खी के डंक की जिंग के पास पहुंच पाते, उनके ऑब्जर्वेशन हकी ने उन्हें भांप लिया और वे बच गए। अचानक एक प्रेरी भेड़िया नीचे हरी घास से हवा में उछला और क्यूई जिंग पर झपटने की कोशिश करने लगा। लेकिन क्यू जिंग तैयार थी। वह 100 मीटर के अंदर की स्थिति को भांप रहा था। हालांकि यह हरा प्रेरी भेड़िया अपने रंग की वजह से आसानी से छिप सकता था, फिर भी वह की जिंग की नजरों में बहुत साफ दिख रहा था। भेड़िए का औरा पौधों से बिल्कुल अलग था, जिससे उसे पहचानना आसान हो गया। कि जिंग ने अपनी छाता तलवार निकाली, अपने पंखों से अपनी उड़ान तेज की और उसे जोर से घुमाया। एक सुंदर भेड़िए का सिर ऐसे ही काट दिया गया। अच्छी तलवारबाजी, क्यू जिंग ने खुद की तारीफ की। मेरी तलवारबाजी की प्रतिभा कम से कम ग्रैंड मास्टर लेवल की है। उसके बाद कुछ नुकसान न पहुंचाने वाले ततैयों के डंक के अलावा क्यूई जिंग को कोई नहीं रोक सका। वह सिर्फ 1 मिनट में फिनिश लाइन पर पहुंच गया। फिर वह अपनी क्लियरेंस जानकारी रजिस्टर करने गया। कैसा है? क्या मेरी दूध वाली चाय अभी तक ठंडी है? क्यूई जिंग वेटिंग हॉल में लौट आया। कोई बात नहीं, अगर तुम थोड़ी देर से आते तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म कर देता। यान चेंग ने उसे दूध वाली चाय दी। जाइल जाग गया है, जाकर देख लो, उसने याद दिलाया। क्यू जिंग ने भी ध्यान दिया, क्योंकि यान के अलावा बाकी सब लोग उस जगह के आसपास जमा थे जहां अभी जाइल सो रही थी। जी, यह जाइल का रोना था। टैन ज़ुओयिन जानवरों से बातचीत करने के अपने हुनर का इस्तेमाल करके जिले से बातचीत कर रही थी। जाइल, यही तुम्हारा नाम है, अब से तुम्हें जाइल कहा जाएगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का ऑर्डर देता हूँ। मैं तुम्हारा मालिक हूँ। माँ नहीं, मालिक। क्यों जिनके लिए वे केवल तान ज़ुओयिन की आवाज और पक्षियों का गाना सुन सकते थे। क्या तुम छोटे हो सकते हो? जियाओ पी भी पास आया और बोला। पिका जाइल को उनका मतलब समझ में आ गया और धीरे धीरे उसकी लंबाई 2 मीटर से बढ़कर 20 सेंटीमीटर हो गई। सिर्फ यह कहना होगा कि इस जाइल पक्षी की आवाज वाकई बहुत अच्छी थी, जिससे लोगों को आरामदायक एहसास हुआ। कि जिंग, हम पहले निकल रहे हैं, तुम लोग मजे करो। मियाओ कुई और बाकी लोग घूमने के लिए दूसरी जगहों पर जा रहे थे। वे वैसे भी यहाँ ट्रायल पास नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बस देखना बंद कर दिया। अलविदा अलविदा। तान ज़ुओयिन ने जिले से बातचीत जारी रखी। जियाओ पी भी क्यों समझ सकता है और काबी हमेशा सोता क्यों रहता है? कि जिंग, जो सिर्फ खाली नजरों से देख रहा था, ने अपना फोन निकाला और ब्राउज करना शुरू कर दिया। चौंकाने वाली बात है, अकादमी ने चौंकाने वाली खबर बताई। एक बड़े तरबूज में ऐसा क्या अच्छा है? बोरिंग, स्वाइप कर लो। पालतू जानवरों को ट्रेन कैसे करें? नजर रखना। उन्हें प्यार दो। क्या तुम्हें मुझे यह बताने की जरूरत थी? स्वाइप करो। होलोग्राफिक हेलमेट तीसरी पीढ़ी के वर्षन का स्वागत करता है। क्या भविष्य में ऑनलाइन लड़ाई करना संभव होगा? होलोग्राफिक हेलमेट VR। क्यू जिंग ने उत्सुकता से क्लिक किया। 5 साल पहले होलोग्राफिक हेलमेट आया, जिससे लोग वर्चुअल दुनिया में पूरी तरह से घुस सकते थे।
आप खा सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, सुपरमार्केट जा सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, जिम्नास्टिक कर सकते हैं, वगैरह। लेकिन इसे बनाने वाले का असली मकसद इसका इस्तेमाल ऑनलाइन लड़ाइयों के लिए करना था, ताकि आम ट्रेनिंग में गैरजरूरी नुकसान कम हो सके। लेकिन वे हर किसी के बॉडी डेटा और एबिलिटीज को सही से नहीं जान सकते। वर्चुअल दुनिया में हर कोई सिर्फ एक आम इंसान की तरह हो सकता है और एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस वजह से इसे एक सीन सिमुलेशन टूल बना दिया गया है, जिससे यूज सिर्फ क्लोज रेंज रियलिटी प्रोजेक्शन मैच देख सकते हैं या गन ट्रेनिंग कर सकते हैं। क्योंकि एकेडमी ने अपनी एडिटिंग परमिशन नहीं खोली है, इसलिए इस पर ज्यादा गेम्स नहीं हैं, इसलिए स्टूडेंट्स के बीच इसकी सेल्स बहुत अच्छी नहीं है। इसके अलावा 2 साल पहले लॉन्च हुई दूसरी जनरेशन सिर्फ किसी की ताकत बढ़ा सकती है और एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए यह पॉपुलर नहीं हुई। लेकिन अब तीसरी जनरेशन जल्द ही आ रही है। कहा जाता है कि यह किसी व्यक्ति के शरीर और काबिलियत को पूरी तरह से पहचान सकती है, जिससे वे वर्चुअल दुनिया में भी असलियत जैसे ही हो सकते हैं और अनलिमिटेड ट्रेनिंग और लड़ाइयां कर सकते हैं। और ऐसा लगता है कि यह एकेडमी के बाहर भी खुलेगा। मुझे हैरानी है कि कितने गेम्स बनाए जाएंगे। जबकि जिंग ने यह खबर पढ़ना खत्म किया तो उसके दिमाग में एक एनीमे आया। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन मुझे धोखा नहीं देता। मैं लॉग आउट बटन के बिना नहीं खेलूंगा। वैसे मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वीआर हेलमेट भी बनाए गए हैं। सुपरनेचुरल पावर सच में बहुत पावरफुल होती हैं। क्योंकि जिंग पहले से ही सोच रहा था कि गेम को अच्छे से कैसे खेला जाए। इस बारे में बात करते हुए, क्या मौजूदा सेकंड जनरेशन हेलमेट चेहरे को दबा सकता है? अगर ऐसा हो सकता है, वह इसे ट्राई करने के लिए अभी एक खरीदना चाहता था। वह पॉइंट्स मॉल गया और कीमत देखी। यह सिर्फ 100 पॉइंट्स का है, खरीदो। तुरंत ऑर्डर करें, सिर्फ 100 पॉइंट्स 20 यूनिट्स खरीदना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे खर्च करने का एहसास बहुत अच्छा है। क्यों जिंग ने फिर से अदरवर्ल्ड जेट की जानकारी खोली और ब्राउज करना शुरू कर दिया। पिका की जिंग, जो वीडियो देखने में ध्यान लगा रहा था, उसे जियाओ पी के छोटे से हाथ ने धक्का दिया। उसने अपने हेडफोन उतारे और उलझन में जियाओ पी को देखा। पाई पिकाचू ने तान ज़ोयिन की ओर इशारा किया। कि जिंग ने देखा कि वह एक गुलाबी गेंद पकड़े हुए बात कर रही है। क्या काबी जाग गया है? फैंगशिन, कुछ खाना ले आओ। अरहा, क्यूई जिंग ने उस जगह से खाने का एक बड़ा ढेर निकाला। जब काबी ने ये चीजें देखी तो वह टैन ज़ोयिन की बाहों से नीचे कूद गया, अपना बड़ा मुंह खोला और पैकेजिंग समेत सब कुछ खा गया। काबी खाने के बाद उसने क्यू जिन को एक अजीब से भाव से देखा। जब क्यू जिन ने उसकी छोटी आंखें देखी तो क्या तुम्हें और चाहिए? ये स्नैक्स जियाओ पी के लिए एक हफ्ते तक खाने के लिए काफी हैं, लेकिन ये आपके पिंक बॉल के लिए एक बार में खाने के लिए काफी नहीं हैं। और आप तो पैकेजिंग बैग भी खा जाते हैं। अफसोस, बच्चे को भूखा नहीं रहने दे सकते। क्यू जिन ने पहले से भी ज्यादा खाना निकाल लिया। काबी ने अपना मुंह खोला और इन सभी चीजों को अंदर खींचने के लिए स्टॉर्म इनहेल मूव का इस्तेमाल किया। काबी ने खुश चेहरा दिखाया। जब क्यू जिन ने उसका रूप देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने काबी को उठा लिया, बहुत मुलायम, च्यूइंग गम की तरह। क्योंकि वह सब कुछ खाता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसे नॉर्मल खाना खाने की जरूरत नहीं है? वह चबाता भी नहीं है, इसलिए उसे खाने के स्वाद की परवाह नहीं करनी चाहिए जब तक कि वह एनर्जी भर सके। बेचारे कबी को पता नहीं था कि उसका मालिक सोच रहा है कि उसे कचरा खिलाए या नहीं। वह अभी भी खाली आंखों से छत को देख रहा था। काबी अचानक वह क्यूई जिन की बाहों से नीचे उतरा और शियाओपी के पास चला गया। शियाओपी ने इस नए छोटे भाई को देखा जो उसके जितना ही लंबा था और उसे नहीं पता था कि वह क्या करना चाहता है। काबी पीका। जब क्यू जिन ने यह दृश्य देखा तो उसे याद आया कि काबी सरल शब्द बोलने में सक्षम था। 99 चैप्टर 99 पिकाबी बोटैनिकल गार्डन से निकलकर वे बाहर के चौक पर चले गए। चीप जाइल टैन ज़ोयिन के हाथ से उड़कर क्यू जिन के कंधे पर आ गिरा। क्या यह पहले से ही इतनी तेजी से उड़ सकता है, जैसा कि एक दिव्य हथियार वाले जानवर से उम्मीद की जाती है? चीप जाइल ने अपनी कॉल में अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किया, जिससे लोगों में सबसे खूबसूरत यादें ताज़ा हो गईं। जिले की आवाज सुनकर क्यू जिन को वह दृश्य याद आ गया जब उसकी माँ उसे बचपन में पहली बार आइसक्रीम खिलाने ले गई थी। वह छोटा कटोरा सचमुच मीठा था। बदकिस्मती से जब वह इसे खाना चाहते थे तो उनके पास पैसे नहीं थे, और जब उनके पास पैसे थे तब तक यह आउट ऑफ प्रिंट हो चुका था। चीप इस बार क्यू जिन को याद आया जब वह और टैन ज़ोयिन डेस्कमेट थे। उसने उससे अपनी बाह पर एक घड़ी बनाने को कहा और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस स्पर्श का आनंद लिया। यह सच में एक अद्भुत एहसास था। चीप इस बार क्यू जिन को टैन ज़ोयिन को चूमना याद आया। जैसे ही क्यू जिन जिले की यादों में डूबा, शियाओपी और काबी आपस में बातें करने लगे। पाई पिकाबी काबी ने अपना शरीर कई गुना बड़ा किया, अपना मुंह खोला और शियाओपी को एक ही बार में निगल लिया। अरे बाप रे! यह देखकर क्यू जिन जल्दी से उसे रोकने के लिए नीचे झुका, लेकिन इस समय उसके दिमाग में तान ज़ोयिन की आवाज गूंजी। नहीं, काबी अपनी स्किल्स आजमा रहा है। टैन ज़ोयिन अभी उनकी बातचीत सुन रही थी,
तभी सबसे बड़ी बहन जियाओपी ने नए छोटे भाई को उसकी स्किल्स सिखाने में मदद करने का फैसला किया। शियाओपी ने अपनी जान जोखिम में डालकर काबी को उसे खाने देने का प्रस्ताव रखा। टैन ज़ोयिन की बातें सुनने के बाद क्यूजिन ने तुरंत अपना पैर रोक दिया। उसने काबी की ओर देखा। उसने देखा कि काबी के शियाओपी को निकलने के बाद उसकी पीठ से एक पीली बिजली के आकार की पूंछ निकली और उसके सिर पर भी एक पीली बिजली का टैटू बन गया। कभी काबी शियाओपी वर्षन ने एक पीली बिजली का बोल्ट आगे की ओर फेंका और फिर उसके चारों ओर 3 बिजली के गोले बनाए जो उसके चारों ओर घूमने लगे। इसने उनका बहुत कुशलता से इस्तेमाल किया, जैसे कि यह बिजली डिस्चार्ज करने के लिए ही बना हो। जियाओपी शायद इस चाल का उपयोग भी नहीं कर सकता है ना। जियाओपी ने कभी इस मूव का इस्तेमाल नहीं किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि काबी भी जियाओपी को नए मूव डेवलप करने में मदद कर सकता है? काबी ने फिर से एक्टिंग की। वह आगे की ओर उछला, बिजली के बोल्ट में बदल गया और तुरंत आसमान में पहुंच गया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और खुद को फुला लिया, धीरे धीरे गुब्बारे की तरह नीचे गिरने लगा। यह है थंडरक्लैप और फ्लैश। काबी, तो तुम बहुत शक्तिशाली हो। आप भी ऐसा कूल मूव बना सकते हैं। उतरने के बाद काबी ने अपना बड़ा मुंह खोला और शियाओपी को बाहर थूक दिया। क्यूइजिंग जल्दी से देखने के लिए ऊपर गया। शियाओपी को कुछ नहीं हुआ, यहां तक कि उसका फर भी गीला नहीं हुआ। काबी का मुंह एक ब्लैक होल की तरह था, उसमें कुछ भी नहीं था। उसने अपना सिर घुमाया और फिर से काबी की तरफ देखा। काबी ने उत्साह से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके पीछे की पूंछ गायब हो गई और उसके सिर पर बना पीला बिजली का टैटू भी गायब हो गया। कपी कपी पिका पिकापी दोनों छोटे बच्चों ने फिर से बातचीत शुरू कर दी। क्यूइजिन समझ नहीं पाया और उसने अपनी नजर तान ज़ोयिन पर घुमाई। उसने कहा, काबी और जियाओपी अनुभवों का आदान प्रदान कर रहे हैं। जियाओपी ने कहा कि वह बाहर की स्थिति देख सकता है और अपने पेट में आवाज सुन सकता है, लेकिन वह हिल नहीं सकता। कभी पिकाबी कभी अब काबी ट्रांसफॉर्म होने के बाद स्किल्स इस्तेमाल करने की भावना के बारे में बात कर रहा है और चाहता है कि जियाओपी भी उसके मूव्स आजमाए। टैन ज़ोयिन ने उनकी बातचीत का अनुवाद किया। यह देखकर कि शियाओपी और काबी इतनी खुशी से रह रहे थे, क्यूजिन को अब उनकी परवाह नहीं थी। जाइल का हुनर अभी भी सबसे अच्छा है। अभी की यादें अभी खत्म नहीं हुई हैं। लोगों की खूबसूरत यादों को ताज़ा करना सच में एक जादुई हुनर है। उन्होंने टैन ज़ोयिन को साथ में जाइल की आवाज सुनने के लिए बुलाया। नहीं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। क्या होगा अगर ये दो छोटे लड़के किसी को बिजली का झटका दे दें? टैन ज़ोयिन क्यूइजिंग जितनी बेफिक्र नहीं थी, वह एक नए जन्मे बच्चे की देखभाल सिर्फ 2 महीने के दूसरे बच्चे को कैसे करने दे सकती थी। उसे आराम से रहने के लिए उन पर नजर रखनी थी। ठीक है, मैं भी उन्हें देखूंगा। क्यूजिंग ने एक छोटा स्टूल निकाला और उस पर बैठकर 2 छोटे बच्चों को पिका काबी पर चर्चा करते देखा। मैंने 2 प्यारी चीजें कैसे बनाई? यह कोई शानदार ड्रैगन या फीनिक्स या कुछ और क्यों नहीं है, लेकिन ये दोनों छोटे बच्चे सच में प्यारे हैं, दिल को प्यारे हैं। छोटा होना अच्छा है। जब वे छोटे होते हैं तो उन्हें पालना आसान होता है। क्या ड्रैगन स्केल्स की तुलना में नरम मांस को छूना बेहतर नहीं है? वे सूरज डूबने तक यहां बातें करते रहे। क्या ये दोनों लोग थके नहीं हैं? चलो चलें, चलो घर चलें। पिका कभी वहां खेल रहे 2 छोटे बच्चे खुशी खुशी की जिनके पीछे दौड़े, जबकि जिले पहले ही टैन ज़ोयिन की बाहों में सो चुकी थी। अगले दिन रविवार। मुझे आज क्या करना चाहिए कि जिनको कभी कभी इस मजबूत शरीर से सच में नफरत होती है। भले ही सुबह की क्लास न हो, फिर भी वह सुबह होने से पहले उठ जाता है। वह देर तक सो भी नहीं पाता, दोबारा सोना तो दूर की बात है। उसने अलमारी खोली और देखा कि 2 छोटे पालतू जानवर सो रहे हैं। कल रात उसने अलमारी में रखी सारी चीजें स्लीव स्पेस में रख दी और अलमारी को एक छोटे डबल बेड में बदल दिया ताकि शियाओपी और काबी यहां सो सकें। असल में क्यूजिंग उन्हें और भी ज्यादा गले लगाकर सुलाना चाहती थी, लेकिन ये दोनों छोटे बच्चे तैयार नहीं थे और क्यूजिंग उन्हें अकेला छोड़ सकती थी। डॉर्मेट्री में चारों ओर देखने पर पता चला कि पूरे कमरे में वह अकेला जागा हुआ था। अफसोस, अकेलापन, फिर भी अकेलापन। फोन की तरफ देखा। होलोग्राफिक हेलमेट और नया मोबाइल फोन जो उसने ऑर्डर किया था आ गया है। नया मोबाइल फोन काबी के लिए है, शियाओपी के पास पहले से ही एक है। चलो आज हेलमेट के साथ खेलते हैं और देखते हैं कि यह कैसा दिखता है। क्या यह सच में पैनोरमिक सिमुलेशन कर सकता है? क्यूजिंग ने दरवाजा खोला और दरवाजे पर रखे एक स्प्रेस बॉक्स से 2 चीजें निकाली। वापस बालकनी में। बॉक्स खोलने पर अंदर एक गोल नीला हेलमेट और एक बैटरी स्लॉट था। बकवास, डिस्टेंस फ्री बैटरी खरीदना भूल गया। क्यूजिंग ने अपना मोबाइल फोन निकाला और तुरंत अदरवर्ल्ड मॉल खोला। इस मॉडल को ढूंढें और खरीदे पर क्लिक करें। खरीदारी सफल होने के बाद एक ऑप्शन पॉप अप होता है, चाहे पब्लिक पावर का इस्तेमाल करें, बिजली की खपत के हिसाब से चार्ज करें या पावर सप्लाई खरीदकर खुद चार्ज करें। बेशक पब्लिक पावर का इस्तेमाल करें। खुद से पावर सप्लाई लेना बहुत मुश्किल काम है और इसमें जगह भी ज्यादा लगती है। हालांकि अगर आप ऑर्डर भी देते हैं तो भी आप अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या करें? क्यूजिंग को अचानक याद आया कि उसके पास एक कस्टम बैटरी है जो अपने आउटपुट वोल्टेज और साइज को आसानी से एडजस्ट कर सकती है, लेकिन पावर थोड़ी कम है। लेकिन यह काफी है।
इसे लगाने के बाद क्यू जिंग ने हेलमेट पहन लिया। शुरू करना दी। अचानक बूटिंग की आवाज आई और क्यू जिंग ने उसे तुरंत स्पेस में ट्रांसफर कर दिया। खुशकिस्मती से मैंने उन्हें लगभग जगा ही दिया था। बूट प्रॉम्प्ट टोन क्यों है? जब क्यू जिंग को लगा कि बूट स्टार्टअप की आवाज खत्म हो गई है तो उसने इसे स्पेस से अपने सिर में बदल दिया। हेलमेट पर स्टार्ट सिमुलेशन दबाएं। क्यू जिंग की आंखों के सामने का दृश्य अचानक बदल गया। उसे एहसास हुआ कि वह अंदर है। खुद को समझो, शरीर थोड़ा कमजोर है। उसके हाथों को देखने पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई देते हैं। यह बहुत रियलिस्टिक है। अगर शरीर में थोड़ी भी गड़बड़ न होती तो क्यू जिंग को लगता कि यह असली दुनिया है। फिर इधर उधर देखने पर उसने पाया कि यह एक बंद अलग कमरा था। दाईं ओर एक फुल लेंथ मिरर है और बाईं ओर एक वाक्य है, मेनू पैनल दिखाने के लिए चुपचाप ऑप्शंस शब्द बोलें। सामने की दीवार पर एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन है जिस पर कई ऑप्शन दिखाए गए हैं। वर्चुअल शहर में प्रवेश करें। आग्नेयास्त्र प्रशिक्षण। पैनोरमिक कोर्स। स्थानांतरण करना। सामान। दूसरी दुनिया इंटरफेस। सेटिंग से बाहर निकलना। बुरा नहीं है, एक लॉगआउट की है। क्यू जिंग ने चुपचाप ऑप्शन बताए और उसके सामने एक नीला मेनू आ गया जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन जैसा ही था। एक सख्त इंसान के तौर पर सबसे पहले सेटिंग्स ही चुननी होती हैं। सेटिंग्स दबाने के बाद उसके सामने एक नई विंडो खुल गई। ब्यूटी ऑप्शन को खास तौर पर लिस्ट किया गया था। इसे पूरी तरह से खींचने पर भी शीशे में दिख रही क्यू जिंग में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा लगता है कि मेरा दिखना अपनी सीमा तक पहुंच गया है। इसके अलावा निकनेम, अवतार, पेन सेंसिटिविटी, स्ट्रेंथ वैल्यू, ब्लड स्प्लैश अमाउंट वगैरह भी सेट किए जा सकते हैं। 100 चैप्टर 100 ट्रायल ऑफ द सी। अपनी ताकत का मान 11 टन पर सेट करने के बाद क्यू जिंग को लगा कि उसका शरीर वापस आ गया है। हालांकि उसे लगा कि अभी भी कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह इसके बारे में चिंता नहीं कर सकता था। अपना निकनेम और अवतार सेट करने के बाद क्यू जिंग ने आइटम ऑप्शन खोले और अंदर सब कुछ पाया। फोन, कंप्यूटर, चाकू, बंदूकें, तलवारें, हॉलबर्ड, कुर्सियां, टेबल, पिल्ले, बिल्ली के बच्चे, प्रेरी भेड़िए, लेकिन कपड़ों के कुछ ही टुकड़े। सब कुछ मुफ्त था। बाहर ट्रेनिंग के ऑप्शन जोड़ने पर यह देखना मुश्किल नहीं था कि यह हेलमेट खास तौर पर लड़ने की काबिलियत सिखाने के लिए बनाया गया था। अरे, इस टेक्नोलॉजी से आप क्या नहीं कर सकते? ट्रेनिंग क्यों? अगर इसे प्रमोट किया जाए तो कितना पैसा कमाया जा सकता है? क्यू जिंग ने इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। क्या गेम बनाना बेहतर नहीं होगा? इस हेलमेट के इस्तेमाल के बारे में शिकायत करने के बाद क्यू जिंग ने टेलीपोर्टेशन ऑप्शन खोला। यह एक वर्चुअल शहर का नक्शा था जिसमें ए से जी तक लेवल वाले 7 मार्शल आर्ट एरिना थे। क्यू जिंग ने एरिना सी पर क्लिक किया और उसके आसपास का माहौल अचानक दर्शकों के स्टैंड में बदल गया। उन्होंने इस जगह को पहचान लिया। यह उनके कैंपस के दक्षिण की ओर का एरिना था। अंदर अभी भी लोग बहस कर रहे थे, हालांकि वे सुपर पावर का इस्तेमाल कर सकते थे। एक व्यक्ति तलवार की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था और दूसरा उड़ने वाली ढाल का इस्तेमाल कर रहा था। क्या यह बाहर का पैनोरमिक प्रोजेक्शन हो सकता है? ऐसा होना चाहिए, नहीं तो आसपास कोई ऑडियंस कैसे नहीं होगी? विकल्प। क्यू जिंग ने ये 2 शब्द बुदबुदाए और पैनल खोला। उन्होंने पैनोरमिक कोर्स पर क्लिक किया। जो पैनल सामने आया उसमें अलग अलग तरह का लर्निंग मटेरियल था। यहां कौन पढ़ेगा? क्यू जिंग ने इसे बंद कर दिया और फिर पैनल में गन ट्रेनिंग पर क्लिक किया। नजारा बदल गया और वह तुरंत शूटिंग रेंज में दिखाई दिया। उसके सामने हथियारों की लाइनें थीं और उसके पीछे टारगेट की लाइनें थीं। क्यू जिंग ने देखा कि यहां हर तरह की बंदूकें हैं और उसने एक बैरेट उठा ली। उसे नहीं पता था कि यह मशहूर बंदूक इस्तेमाल करने में आसान है या नहीं। क्या यह सचमुच उसे मार सकता है? यह ग्रैंड मास्टर पोंग। कुछ राउंड फायर करने के बाद उसने पाया कि बैरेट ठीक ठाक था और उसकी ताकत के आगे कोई रिकॉइल नहीं था। टारगेट पूरी तरह से टूट गया, पिस्तौल से कहीं ज्यादा ताकतवर। उसने बंदूक नीचे रख दी और सीधे दाईं ओर टैंक की ओर चला गया। जब वह पहली बार आया तो उसने इसे देखा। इतने बड़े आदमी को नजरअंदाज करना मुश्किल था। कौन सा आदमी टैंक चलाना नहीं चाहेगा? उत्साहित होकर क्यू जिंग ने उसका हैच खोला और अंदर कूद गया। गाइडेंस शुरू करें। क्यू जिंग के सामने एक ऑप्शन आया और उसने हाँ चुन लिया। टैंक में नीले नंबर 1, 2 और 3 दिखाई दिए जो उन डिवाइस के पास तैर रहे थे। उन्हें छूने पर सबटाइटल और वॉइस प्रॉम्प्ट भी थे। वर्चुअल दुनिया को ऐसा ही महसूस होना चाहिए। पहले वाले असली दुनिया से बहुत मिलते जुलते थे और साइंस फिक्शन की उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं थे। क्यू जिंग ने उत्साह से टैंक शुरू किया। कुछ देर तक बताए गए तरीके से टैंक चलाने के बाद अचानक एक वार्निंग आई जिससे पता चला कि पावर कम थी। नहीं, क्या यह चीज इतनी जल्दी बिजली खर्च करती है? वह बैटरी 20 से ज्यादा फोन चार्ज कर सकती है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। क्यू जिंग को फिर से खेलने से पहले एग्जिट पर क्लिक करना पड़ा और डिलीवरी आने का इंतजार करना पड़ा। हेलमेट उतारकर क्यू जिंग ने ध्यान से उसकी बनावट को देखा। नॉर्मल इलेक्ट्रिक साइकिल हेलमेट से थोड़ा मोटा होने के अलावा उसमें बस कुछ ज्यादा बटन थे। इसे खोलने की इच्छा को रोकते हुए क्यू जिंग ने इसे स्पेस में रख दिया। यह तो अभी शुरू ही हुआ था। मेरा टैंक। समय देखा तो केवल आधा घंटा ही बीता था।
बोर होकर क्यों जिन फिर से बोर हो गया। वे अभी तक जागे क्यों नहीं। अकेलेपन में कि जिन के पास बिस्तर पर वापस जाने, अपना फोन खोलने और नॉवेल पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ देर पढ़ने के बाद उसका और पढ़ने का मन नहीं हुआ। यह दिलचस्प नहीं था। रविवार बहुत बोरिंग है, क्लास में ही चले जाना चाहिए। अजीब बात है, मेरे मन में ऐसा आइडिया कैसे आया। क्या पढ़ाई से मेरा ब्रेन वॉश हो गया है। कुछ सीरियस काम भी कर लेना चाहिए। कि जिन ने अदरवर्ल्ड एक्सप्रेस खोला और डिस्ट्रिक्ट सी में दूसरे लेवल के ट्रायल की स्ट्रेटेजी पढ़ना शुरू किया। असल में वह अनजान चीजों को और ज्यादा चैलेंज करना चाहता था। उसे लगता था कि अगर उसे पहले से पता हो तो कोई अंदाजा नहीं लगेगा। खोज करते समय खतरे का पता खुद ही लगाना होगा। इसके अलावा उनका मानना था कि उनकी ताकत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए काफी है। हालांकि नियमों पर नजर डालना बेहतर था। देखें कि क्या तैयार करने की जरूरत है और फिर दूसरे लेवल का ट्रायल पास करने के बाद आप दूसरी दुनिया में आजादी से घूम सकते हैं। सबसे पहले कमेंट्स खोलें। इंट्रोडक्शन वगैरह को पहले अलग रख दिया जाता है। कमेंट्स अच्छी चीजें हैं। जैसा कि सबसे कम पास रेट वाले दूसरे लेवल के ट्रायल से उम्मीद थी, यह बहुत मुश्किल है। पिछली बार जब मैं पानी में गिरा था तो मैं लगभग डूब ही गया था। क्या आप पनडुब्बी में नहीं बैठे हैं। आप पानी में कैसे गिर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हर किसी के पास सबमरीन है। यह तो चमत्कार ही है कि हमारी छोटी सी टूटी हुई नाव ट्रायल आइलैंड तक बच गई। छोटी टूटी नाव। फिर तुमने दूसरा लेवल कैसे पास किया। मेरी टीम में एक डाइविंग एक्सपर्ट है। हमें बस आइलैंड पर इंतजार करना होगा। क्या आपका एक्सपर्ट थकावट से नहीं मरा। क्या मुझे ले जाने के लिए कोई बड़ा शॉट है। कोई बड़ा शॉट नहीं है, लेकिन एक बड़ी ड्रैग है। क्या यह काफी बड़ा है। इतना कि तुम एक सजावट बन जाओ। गॉडफादर ऊपर है। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। काफी देर तक कमेंट्स पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि इस ट्रायल को सी ट्रायल कहा जाता है और इसमें कुल 3 लेवल होते हैं। सी ट्रायल में सभी सेकंड लेवल ट्रायल्स में सबसे कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं और पास रेट भी सबसे कम है। इसका कारण यह होना चाहिए कि सुपर पावर यूज बहुत कम है जो तैरना जानते हैं और इंसान जमीन पर रहने वाले जीव हैं और ज्यादातर लोग पानी में घूमना पसंद नहीं करते। क्यूई जिंग ने वापस ऊपर जाकर ट्रायल का डिटेल्ड कंटेंट पढ़ना शुरू कर दिया। पहला लेवल बिक्सियाओ सिटी के साउथ गेट से शुरू होकर सबसे उत्तरी ट्रायल आइलैंड तक पहुंचना है। रास्ते में दूसरे आइलैंड में जाए बिना। हे भगवान, यह थोड़ी दूर है। यह दूरी कम से कम एक पृथ्वी के बराबर है। उपलब्धि हासिल। क्या मैं मैगलन हूं। आपको डॉक पर जाने की इजाजत नहीं है। न तो आप जरूरी सामान ला सकते हैं और न ही समुद्र में मछली पकड़ने जा सकते हैं। रास्ते में समुद्री जानवर और बड़ी लहरें भी हैं। एक छोटी नाव सच में नहीं गुजर सकती। दूसरा लेवल ट्रायल आइलैंड पर कुछ ढूंढना है जो आइलैंड पर हो सकता है, लेकिन आइलैंड के पास समुद्र में होने की संभावना है। किस आइटम को देखना है यह आपको शुरू होने के बाद ही बताया जाएगा और सिर्फ एक ही नाम बताया जाएगा। एक ऐसा सी फूड जो इस आइलैंड पर अपने आप नहीं मिलेगा। शायद कोई समुद्री जानवर या कोई अजीब गहरे समुद्र का पौधा। म्याऊं। हाँ, आपको अभी भी आइटम ढूंढने होंगे। मुश्किल, वास्तव में मुश्किल। आपके पास न केवल सर्च करने की क्षमता होनी चाहिए बल्कि इस क्षेत्र में ज्ञान भी होना चाहिए। तीसरा लेवल समुद्री जानवरों से लड़ना है। उत्तर की ओर बढ़े, समुद्र में जाएं और 2 समुद्री जानवरों से लड़े, एक पानी में और दूसरा आसमान में। मैं जा रहा हूं। क्या यह पक्का सेकंड लेवल ट्रायल है। आपको एक ही समय में 2 एलियन जानवरों का सामना करना पड़ता है, एक फाइटर जेट और एक सबमरीन। कोई हैरानी नहीं कि इतने सारे लोग कहते हैं कि यह मुश्किल है। नीचे कुछ जरूरतें भी हैं। सभी ट्रायल पार्टिसिपेंट्स के पास फर्स्ट लेवल पास होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सी ट्रायल पास नहीं किया हो। टाइम लिमिट 1 महीना है, जो कि कुछ न होने के बराबर है। अगर आप 1 महीने में पास नहीं हुए हैं तो क्यों चुआंग गुआन मुश्किलों रुकावटों को पार करना। समुद्र में गिरकर फेल हो जाना बेहतर है। नेटवर्किंग अलाउड नहीं है, है ना। तो डेटा डाउनलोड करें। इसे नेटवर्क इस्तेमाल करना नहीं माना जाएगा। रिटर्न सिंबल और फ्लैशबैक रिंग की इजाजत नहीं है। जब आप जानलेवा खतरों का सामना करेंगे तो कोई आपकी रक्षा करेगा, लेकिन असेसमेंट को फेल माना जाएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक टीम में कोई एक व्यक्ति लाइफ प्रोटेक्शन चालू करता है तब तक सभी तुरंत फेल हो जाएंगे। एक भी नहीं खो सकते। इस मामले में टीम के साथियों को भरोसेमंद होना चाहिए। कोई भी हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है और बिना गन सर्टिफिकेट के भी फायरआर्म्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पिछली बार अदरवर्ल्ड बायोलॉजी क्लास में टीचर कोंगशू ने कहा था कि हथियारों का इस्तेमाल और उन पर रोक सिर्फ एलियन एकेडमी और सेफ जोन के अंदर ही है। एकेडमी के बाहर भले ही आपके पास गन सर्टिफिकेट हो, आप गन नहीं रख सकते। सेफ जोन के बाहर एलियन दुनिया में खतरा हर जगह है। किसे फर्क पड़ता है कि आप बंदूक इस्तेमाल करते हैं या नहीं। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करते हैं या नहीं। सी ट्रायल के सभी नियम पढ़ने के बाद कि जिनको लगा कि वह यह ट्रायल अकेले पास कर सकता है, लेकिन इसे 3 से 10 लोगों की टीम के साथ पूरा करना होगा। यह कुछ के एनजीबी गड्ढा बल मतलब कुछ बेकार गेम्स जैसा ही है। जाहिर है आप इसे खुद भी खेल सकते हैं, लेकिन कमरा खोलने के लिए आपको टीम बनानी होगी। क्या यह लोगों से गेम छोड़ने की इच्छा नहीं है।
नोट आई पर्सन अकेले रहना पसंद करता है, इंट्रोवर्टेड है, इसे सोशल डर भी समझा जा सकता है।